Hello everyone, today we are going to start the first chapter of ICSE class 10 physics which is moment of force or torque. तो देखिए as the name itself tells moment of force. तो इस चैप्टर में क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू स्टडी द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. क्लास 9 में आपने देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे सो दैट ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स ट्रांसलेशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन परफॉर्म करता है. अभी हम क्या देखेंगे कि अगर हमें किसी बॉडी को रोटेट करना है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर जस्ट लेट मी जस्ट गिव अ बेसिक आइडिया अबाउट रिजिड बॉडी, क्योंकि इस चैप्टर में हम डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे एंड उसका टर्निंग इफेक्ट देखेंगे. तो सबसे पहले वो बॉडीज़ कौन से टाइप के होंगे वो हम डिफाइन कर लें कि रिजिड बॉडी किसे बोलते हैं. रिजिड बॉडी, व्हाट इज़ अ रिजिड बॉडी? तो आप बोलेंगे भैया ये तो सिंपल है, रिजिड बॉडी क्या बता रहे हो. रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी है जो बॉडी कभी भी कंप्रेस नहीं हो सकता. देखिए ये जो डेफिनेशन है ये छोटे क्लासेस के लिए तो ठीक था, पर अभी क्योंकि आप क्लास 10 में हो तो आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्रेस वाला ना कभी कभी थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लग सकता है. क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ. अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बीइंग्स रिजिड है कि नहीं है, हम जो ह्यूमन बीइंग्स है हम रिजिड बॉडी है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे यार भैया कंप्रेस वगैरह तो कुछ लग नहीं रहा तो हम शायद रिजिड है. पर एक्चुअली में हम रिजिड नहीं है. क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी का मतलब है कि रिजिड बॉडी इज अ बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन सेम. दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए एक रिजिड बॉडी के लिए. ये जो अपना भैया है बिल्कुल सख्त है, इसके सामने आप रो लो हंस लो कुछ भी कर लो, ये तो बोलेगा कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए. सो अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑलवेज remains same. The distance between two points always remains same. एक एग्जाम्पल ले लेते. मान लीजिए कि ये मेरा सरफेस है एंड सरफेस के ऊपर आई हैव अ ब्लॉक, कुछ भी एक रखा हुआ है, इसका मास है 2 kg. अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर ऑल डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, इसको पुश करना स्टार्ट कर दिया. एंड ये सब होने के बाद मैंने देखा कि ये जो ब्लॉक है इसके दो पॉइंट का बीच या फिर दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ. अगर ऐसा है तो इसे हम रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है ना. क्योंकि अगर हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो दो पार्टिकल्स के बीच का दूरी चेंज नहीं होना चाहिए. अगर चेंज हो गया तो हम उसे रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे. एंड मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आज से लेके एंड तक हम जितने भी बॉडी स्टडी करेंगे दो शुड बी रिजिड बॉडीज, ठीक है ना. तो रिजिड बॉडी को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए कि इट इज अ बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स सेम. ओके, अच्छा. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पहले रिजिड बॉडी नोट कर लीजिए. 1 2 3. अच्छा, अब क्योंकि हमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स देखना है तो ये जो रिजिड बॉडी है, मेरा जो ये रिजिड बॉडी है, अब ये रिजिड बॉडी दो कंडीशंस में रह सकते हैं. भैया कैसे कैसे कंडीशंस? एक तो ऐसा हो सकता है कि ये रिजिड बॉडी फ्री टू मूव है. फ्री टू मूव मतलब सिस्टम में या फिर ग्राउंड में अगर हमें रख दे, कहीं पे ये बंधा हुआ नहीं है, किसी चीज से अटैच नहीं है, एकदम फ्री है, फ्री टू मूव है. और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रिजिड बॉडी फ्री नहीं है, मतलब पाइवोटेड है. पाइवोटेड मतलब फिक्स्ड है, कहीं पे किसी जगह पे ये बंधा हुआ है. भैया कैसे, क्या बात कर रहे हो आप, एकदम समझाओ. मान लीजिए कि ये मेरा सरफेस है एंड बस यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ 2 kg रखा हुआ है. तो क्या ये बॉडी कहीं से बंधा हुआ है, कोई रस्सी से, कुछ किसी से अटैच्ड है? नहीं है, एकदम फ्री है, बस ऐसे ही यू ही रखा हुआ है. तो ये इस बॉडी को हम बोलेंगे फ्री टू मूव. फ्री मतलब हम इसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मूव कर जाएगा. पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक रिजिड रॉड है, मान लीजिए मेरे पास एक रिजिड रॉड है एंड मैंने इसको इस पॉइंट में ऐसे पाइवट कर दिया, मतलब एक कील लगा के ऐसे ठोक दिया. हो भी सकता है ऐसे कि मैंने इसको अटैच कर दिया, तो आप इसे यहां से हटा नहीं सकते, आप इसे उठा के कहीं और ले जा नहीं सकते. ऐसे मैंने कील लगा के ऐसे ठोक दिया इसको, ठीक है. तो ये बॉडी क्या है, ये मतलब इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड या फिर पाइवटेड. मतलब हमने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया, ये सिस्टम से, ये बॉडी ग्राउंड से अटैच्ड है. तो रिजिड बॉडी कैन बी इन 2 कंडीशंस. एक तो ये फ्री टू मूव हो सकता है एंड एक ये पाइवटेड अटैच्ड हो सकता है. भैया ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि इन दोनों का मोशन अलग अलग होगा. अगर किसी बॉडी
अगर कोई रिजिड बॉडी फ्री टू मूव है एंड हम उसे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली ऐसा डायरेक्शन में करना होगा कि जहां पे वो मूव कर सके। ऊपर से करेंगे तो नीचे तो जाएगा नहीं, तो हम इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये बॉडी क्या करेगा, ये बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक शिफ्ट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। पर अगर कोई बॉडी फ्री टू मूव नहीं है, मतलब किसी सिस्टम में किसी भी पार्ट से अटैच्ड है, बंधा हुआ है, तो अगर हम उसे ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो ये बॉडी क्या करेगा, अभी ऐसा था तो कुछ देर बाद ये ऐसा हो जाएगा। मतलब मान लीजिए ये मेरा बॉडी है जिसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो क्या होगा, ये इधर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो घूमने लगेगा। एंड घुमाव इफेक्ट को क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। जी हाँ, रोटेशनल मोशन। तो मैं आपको बस इतना ही समझा रहा हूं कि रिजिड बॉडी क्या है, ये आपने समझ लिया। अब रिजिड बॉडी दो कंडीशन में हो सकता है, फ्री टू मूव या पाइवटेड। सो इफ अ रिजिड बॉडी इज फ्री टू मूव, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दिस बॉडी विल परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। एंड इफ अ रिजिड बॉडी इज नॉट फ्री टू मूव, कहीं पे अटैच्ड है, बंधा हुआ है, कंस्ट्रेंड है, क्या है, कंस्ट्रेंड है। फिक्स्ड का मतलब कंस्ट्रेंड या फिर अटैच्ड, बंधा हुआ, अगर ऐसा है, पाइवटेड या फिर क्या बोल सकते हैं, पाइवटेड, ये सारे इंग्लिश के सिनोनिम्स है, पाइवटेड। अगर ऐसा है तो ये कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, रोटेशनल मोशन। अब मैंने खत्म नहीं किया, अब थोड़ा सा ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन को थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, पर पहले आपको कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, कुछ नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए। अब हम ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल को थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं। मिटा दो, 1 2 3, ओके। अब टाइप्स ऑफ मोशन देख लेते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि हम देखिए टाइप्स ऑफ मोशन तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, ऑसिलेटरी वगैरह। तो अभी हम बस रिजिड बॉडी का 2 मेन टाइप्स ऑफ मोशन देखने वाले हैं, क्योंकि हमें तो रोटेशनल मोशन ही देखना है, लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ओके। तो एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कब करेगा, मैंने अभी आपको बताया, इफ अ बॉडी इज फ्री टू मूव। जैसे एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर मैंने एक ब्लॉक ऑफ मास ऐसे ही रख दिया है, फ्री है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फ्री टू मूव है, कोई इसे रोकने वाला नहीं है। जैसे ही हमने इसको फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, सो लीनियर मोशन मतलब ये कौन से बॉडी शो करेंगे, व्हेन अ बॉडी इज फ्री टू मूव। अगर एक बॉडी फ्री टू मूव है तो जैसे ही हम उसे फोर्स अप्लाई करेंगे, सो दिस बॉडी विल परफॉर्म लीनियर मोशन। एंड रोटेशनल मोशन कब होगा, मान लीजिए वो रिजिड रॉड का एग्जांपल, यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया, अब ऊपर से मैं फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट करने लगेगा। तो दिस विल बी परफॉर्म्ड व्हेन अ बॉडी इज पाइवटेड, व्हेन अ बॉडी इज पाइवटेड एट सम पॉइंट। तो लीनियर मोशन तो तब होगा जब बॉडी फ्री टू मूव होगा, एंड रोटेशनल मोशन कब होगा, व्हेन द बॉडी इज पाइवटेड एट सम पॉइंट। ये तो पहली बात हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ऑब्जर्व करना है अबाउट लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। पहले लीनियर मोशन देख लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक मास है, ठीक है, दिस बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। दिस बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये टोटल जो बॉडी है ये 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से जा रहा है। अब दिस, कैन आई से दैट दिस बॉडी इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या मैं बोल सकता हूँ, एंड कुछ पार्टिकल्स को मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे होंगे, बॉडी तो एज अ होल टुवर्ड्स राइट जा रहा है, बॉडी तो एज अ होल टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो इसके पार्टिकल्स भी भैया टुवर्ड्स राइट ही जाएंगे, इसके पार्टिकल्स भी टुवर्ड्स राइट ही जाएंगे, क्योंकि बॉडी मतलब ही पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से मिलके ही तो बने हैं। अच्छा, बॉडी का तो फुल टोटल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो पार्टिकल्स का वेलोसिटी कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा। पार्टिकल्स का वेलोसिटी भी कितना होगा, सारे 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो लीनियर मोशन में अगर कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट पे था और हमने उस बॉडी को पुश किया, तो टोटल बॉडी एक जगह से लेके दूसरे जगह पर ट्रांसलेट कर दिया, लीनियर, या फिर हम इसे ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, लीनियर से अच्छा होगा ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ओके, सो ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी ट्रांसलेट कर गया, एक बॉडी से एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक ट्रांसलेट कर दिया। सो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव आल्सो मूव्ड इन पैरेलल लाइंस। देखिए, वन आफ्टर अनदर सारे पार्टिकल्स पैरेलल है एक दूसरे के साथ, सारे पार्टिकल्स पैरेलल है, एंड सारे पार्टिकल्स सेम स्पीड से जा रहे हैं,
क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सम पार्टिकल्स आर मूविंग विद ज़्यादा स्पीड, सम पार्टिकल्स आर मूविंग विद कम स्पीड। अगर ऐसा हो गया कि सामने वाले पार्टिकल्स का स्पीड ज़्यादा है, पीछे वाले पार्टिकल्स का स्पीड कम है, तो सामने वाले पार्टिकल्स आगे निकल जाएंगे, पीछे वाले पार्टिकल्स पीछे रह जाएंगे, तो बीच में बॉडी टूट जाएगा। पर ऐसा तो हो नहीं सकता। तो लीनियर मोशन में एक चीज़ आपको जो ऑब्जर्व करना है, या फिर ट्रांसलेशनल मोशन में जो ऑब्जर्व करना है कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन्स, आर मूविंग इन पैरेलल लाइन्स विद सेम स्पीड, आर मूविंग इन पैरेलल लाइन्स विद सेम स्पीड। सो all the particles of the body, all the particles of the body are moving in parallel lines, all the particles of the body are moving in parallel lines। पहली बात कैसे मूव कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस, एंड स्पीड सेम है कि डिफरेंट, विथ सेम स्पीड। डिफरेंट तो होने का कोई चांस ही नहीं है, विथ सेम स्पीड, क्योंकि अगर स्पीड डिफरेंट हो गया तो कुछ पार्टिकल्स आगे निकल जाएंगे, कुछ पार्टिकल पीछे रह जाएंगे, बॉडी बीट से टूट जाएगा। पर क्या अगर बॉडी को हम एक बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से मूव करें, क्या बीच से टूट जाता है क्या? नहीं, ठीक है ना। सो ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन पैरेलल लाइंस विथ सेम स्पीड। अब रोटेशनल मोशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर एक रॉड है, ये रॉड यहाँ पे पाइवटेड है, तो मैं 3 पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करूंगा, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 एंड पार्टिकल 3। मान लीजिए मैंने नीचे से लेके ऊपर तक फोर्स दिया इस रॉड को, तो ये रॉड कैसे मूव करेगा? मान लीजिए यहाँ पे पाइवटेड था, मैंने ऐसे पुश किया तो ये ऊपर चला गया, मतलब कुछ ऐसा हो गया होगा। अगर ये ऊपर चला गया तो ये 1 जो पार्टिकल है ये यहाँ पे आ गया होगा, ये 2 जो पार्टिकल है ये यहाँ पे आ गया होगा, ये 3 जो पार्टिकल है ये यहाँ पे आ गया होगा, 1, 2 एंड 3। अगर मैं इसको नीचे पुश करता, तो ये ऐसे आ जाता। अगर मैं इसको नीचे पुश करता तो ये ऐसे आ जाता। तो 1 जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आ जाता, 2 जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आ जाता, 3 जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आ जाता। तो अगर मैं इस पार्टिकल को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे पुश करते रहूँ, रोटेशनल मोशन कराते रहूँ, तो इसका ट्रैजेक्टरी कैसा आएगा? देखिए, पार्टिकल 1 ऐसे कुछ आ रहा है, पार्टिकल 2 ऐसे कुछ आ रहा है, पार्टिकल 3 ऐसे कुछ आ रहा है। अगर हम इस ट्रैजेक्टरी को कंप्लीट करते जाए तो कैसे आएगा? अरे भाई साहब, सर्कुलर आ रहे हैं, सर्कुलर आ रहे हैं। तो ये सारे, तो जब एक बॉडी रोटेशनल मोशन करता है, अगर इस मार्कर को मैं यहाँ पे पाइवट कर दूं एंड इसको मूव करने लगूं फ्री हैंड से, तो जब एक बॉडी रोटेशनल मोशन करता है, उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। जब एक पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा था, उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स दे वर मूविंग इन पैरेलल लाइंस विद सेम स्पीड। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? All the individual particles are moving in circular path, rather they are moving in concentric circles। concentric कैसे circles? concentric मतलब सेम सेंटर, सेंटर तो सेम है, रेडियस डिफरेंट है। concentric मतलब सेम सेंटर डिफरेंट रेडियस। तो सारे पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। अब क्या सारे पार्टिकल्स का स्पीड सेम होगा? इस रॉड में जितने भी पार्टिकल्स है, क्या उनका स्पीड सेम होगा जब वो रोटेशनल मोशन कर रहा है? बिल्कुल सेम नहीं होगा। आपने देखा होगा कि ब्रेक डांस में जो लोग को ब्रेक डांस या फिर ये सब, मतलब वो डांस वाला नहीं, जो आता है ना मेले में जो ब्रेक डांस रहता है उसमें, या फिर टोरा टोरा जो बोलते हैं उसको, उसमें आपने देखा होगा कि जो लोग को थोड़ा सा अच्छा लगता है इन सब राइड्स में जाना, वो बोलते चल यार आखिर में बैठेंगे, लास्ट में बैठेंगे, मतलब सेंटर से दूर बैठेंगे, क्योंकि जितना दूर बैठेंगे उतना मज़ा आएगा। बिल्कुल सेंटर में जो रहते हैं उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ऐसा ही होता है, क्योंकि ये पाइवटेड पॉइंट है, पाइवटेड पॉइंट से जितना पास रहेंगे उतना स्पीड कम होगा। तो ये जो पार्टिकल 3 है, इसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर पार्टिकल 2, फिर पार्टिकल 1। ठीक है, एक फॉर्मूला रहता है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। हायर क्लासेस में देखेंगे, लीनियर वेलोसिटी इज डिस्टेंस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। ये डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप देख सकते हैं जितना डिस्टेंस ज्यादा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मतलब पाइवटेड पॉइंट से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जाएंगे उतना रोटेशनल इफेक्ट, उतना घुमाव इफेक्ट ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, आपने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा ये। सो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं एंड सर्कुलर पाथ। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। इतना डेप्थ में समझने का कुछ बात नहीं था, पर आपको बस मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट गेन करने के लिए समझाया। बस लोग तो बस डेफिनेशन रट के चले जाते, तो थोड़ा सा आप इंटरेस्ट गेन कीजिए यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, ये थोड़ा ये सर्कुलर पार्ट ड्रॉ करते हुए यहाँ पे आ गया। एंड हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग
in concentric circles. All the particles are moving in concentric circles with different speed. All the particles are moving in concentric circle with different speeds. तो जब एक बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होता है, सारे पार्टिकल्स पैरेलल लाइंस में जाते हैं विद सेम स्पीड, एंड व्हेनेवर अ बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो कई लोग को रोटेशनल एंड सर्कुलर में डिफरेंस समझ नहीं आता. अगर बॉडी रोटेशनल कर रहा है तो बॉडी के इंडिविजुअल पार्टिकल सर्कुलर कर रहा है एंड विद डिफरेंट स्पीड ऑफ कोर्स. ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं. तो चलिए अब हम टॉर्क स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर किसी बॉडी को रोटेट करना है, तो ये मान लीजिए कि ये फिक्स्ड है, यहाँ पे पाइवटेड है. तो किसी बॉडी को अगर हमें रोटेट करना है तो एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. अब देखिए, किसी बॉडी को अगर हमें मूव करना था, बस ट्रांसलेट करना था, तो फोर्स से ही काम हो जाता. अब रोटेशनल में, जैसे ही रोटेशनल मोशन में हम आ जाएंगे तो बस फोर्स सफिशिएंट नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी बॉडी को फोर्स लगा ले तो वो रोटेट करने लगेगा, वैसा नहीं है. जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में काफ़ी सिंपल था. ये बॉडी है, अगर हमने इसको एक ऐसा डायरेक्शन में फोर्स लगाया जहाँ पे ये फ्री टू मूव है, तो ये मूव करने लग जाएगा. पर रोटेशनल में फोर्स तो होना ही चाहिए, पर और एक चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि ये फिक्स्ड पॉइंट है, अगर मैं इसी फिक्स्ड पॉइंट में फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी रोटेट नहीं करेगा. मतलब और एक एग्जांपल से समझाता हूँ. अगर मेरा एक, मान लीजिए हिंज है, ये एक डोर का हिंज है ऐसे ही, एंड मेरे पास एक ऐसे डोर है. दिस इज द हिंज ऑफ द डोर एंड दिस इज द डोर. ओके, डोर का जो हैंडल होता है वो यहाँ पे होता है. तो अगर हम इस हैंडल में फोर्स लगाएंगे तो डोर विल ओपन और क्लोज. पर अगर इस हिंज में हम जितना भी फोर्स लगा ले, डोर ओपन या क्लोज नहीं होगा, क्योंकि डोर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रोटेशनल है. रोटेशनल मोशन के लिए हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी देखना होगा. मतलब कहाँ पे फोर्स लगाएंगे, बस फोर्स से काम नहीं बनेगा. ओके, तो रोटेशनल मोशन में जो एक खास बात है कि जो फिक्स्ड पॉइंट ही मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है. एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब इसी पॉइंट के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब इसी पॉइंट के अबाउट बॉडी मूव करेगा. अगर मैंने इस मार्कर को यहाँ पे फिक्स कर दिया एंड मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिए ये पॉइंट फिक्स्ड है, तो इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करेगा. सो द फिक्स्ड पॉइंट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो हमें ऐसा लोकेशन में या फिर ऐसी जगह हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सच दैट कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कुछ डिस्टेंस में हो. एक्सिस में फोर्स अप्लाई करेंगे तो नहीं रोटेट करेगा. मतलब ये एक्सिस है, एक्सिस से थोड़ा दूर, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. अब इससे पहले मैं आपको दो टर्म्स बताने वाला हूं. वन इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एक क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. मतलब पॉइंट एट विच फोर्स इज अप्लाइड, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. एंड एक और टर्म है दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इट्स एन इंपॉर्टेंट टर्म. इसका अगर हम मतलब समझना चाहे तो मान लीजिए मेरे पास वही सेम रिजिड रॉड है दैट इज फिक्स्ड यहां पे, एंड मैंने ऐसे एक फोर्स अप्लाई किया. तो ये जो फोर्स है, अगर इसी फोर्स के अलोंग मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये लाइन क्या बता रहा है, ये लाइन बता रहा है कि किस लाइन के अलोंग फोर्स अप्लाई हुआ. सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज बेसिकली द लाइन अलोंग विच फोर्स इज अप्लाइड. अगर फोर्स यहां पे होता तो इसी फोर्स के अलोंग अगर हम एक ऐसा डॉटेड लाइन इमेजिनरी सा बना दे तो ये मेरा हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. मतलब लाइन along which force is applied. ठीक है,
तो हम वापस इसमें आ जाते, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट था एंड फिक्स्ड पॉइंट ही मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ओके, और ये फोर्स परपेंडिकुलर है, ये फोर्स परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ये इस डिस्टेंस का। देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब लाइन अलॉन्ग विच फोर्स इज अप्लाइड, ये क्या है मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एंड किसके बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, स्मॉल आर। तो अगर हमें किसी बॉडी को रोटेट करना है सो देयर शुड बी टू कंडीशंस, एक फोर्स अप्लाई होना चाहिए एंड इस फोर्स को हमें ऐसे लोकेशन में अप्लाई करना पड़ेगा या फिर हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि दिस फोर्स इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड ये फोर्स एंड डिस्टेंस दोनों मायने रखते हैं अगर हमें रोटेशनल मोशन स्टडी करना है। देखा गया है कि जो टेंडेंसी टू रोटेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा रोटेशन होगा। और एक चीज देखा गया है कि जो टेंडेंसी टू रोटेट है वो इस डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितना दूर आप फोर्स लगाएंगे एक्सिस से, जितना दूर आप डिस्टेंस फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा रोटेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक अलग क्वांटिटी हमें चाहिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन तो हम ऐसे ही बोल देंगे कि फोर्स लगाएंगे ट्रांसलेशनल मोशन होगा। अब अगर हमें फोर्स का रोटेशनल पार्ट स्टडी करना है, इफ आई वांट टू स्टडी द रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का टर्निंग इफेक्ट स्टडी करना है। अब ये फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन कॉज नहीं कर रहा है, अब ये फोर्स रोटेशनल मोशन कॉज कर रहा है। सो वी हैव डिफाइंड अ न्यू क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं टॉर्क। मैं आपको बस सिंपल टॉर्क का डेफिनेशन भी बता सकता था, पर मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया कि टॉर्क का जरूरत क्यों पड़ा। टॉर्क हमें इसलिए जरूरत पड़ा बिकॉज वी वांट टू स्टडी द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, एंड दैट इज टॉर्क। टॉर्क इज बेसिकली द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, एंड टॉर्क को हम सिंबल टाउ, ऐसे टी, इसको टाउ बोलते हैं, TAU, टाउ, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। एंड टॉर्क इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दिस डिस्टेंस, F into R इज टॉर्क। मतलब फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज टॉर्क। एंड टॉर्क इज बेसिकली द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर आपको टॉर्क को डिफाइन करना है क्वालिटेटिवली मतलब अगर आपको बताना है कि टॉर्क है क्या, तो आप बोल सकते हो कि टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेशनल, टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे फोर्स इज द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, तो फोर्स का हमें टर्निंग इफेक्ट स्टडी करना है, सो वी हैव डिफाइंड टॉर्क। टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन और बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये तो क्या हो गया, टॉर्क का क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गया। क्वालिटेटिव मतलब इसने बस समझाया कि टॉर्क है क्या। अब टॉर्क कितना है, या फिर टॉर्क को ही मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है, वो है F into R। सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो यहाँ पे डिफाइन करते हैं टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क ही लिख देता हूं मैं, टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मतलब ये फोर्स इनटू क्या, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या क्या, बिटवीन ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। बिटवीन क्या क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। अभी हम इससे थोड़ा सा एग्जांपल्स देखने वाले हैं, अच्छे से थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।